नमस्कार, मैं रेशमा आप सभी का यूटी न्यूज में स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिछले दिनों दमन के कच्चीगांव क्षेत्र से लापता हुई 8 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पिछले दिनों दमन के कच्चीगांव क्षेत्र से लापता हुई 8 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल कच्चीगांव निवासी राजूभाई साहू द्वारा तारीख 30 नवंबर को दमन के कोस्टल पुलिस थाने में अपनी 8 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था, जहां इसी मामले के तहत दमन पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। इसी बीच गुरुवार रात को कच्चीगांव के डूंगरी फलिया स्थित झाड़ियों में एक बच्ची का शव देखा गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी फौरन मौके पर आ पहुंची और शव को कब्जे में कर उसे पीएम हेतु भिजवा दिया। हालांकि सड़ी हालत में पाया गया यह शव उसी बच्ची का बताया गया है जिसका 30 नवंबर को अपहरण हुआ था, जिसके तहत हत्या की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले की हकीकत पता चल पाएगी। 30 तारीख को सुबह हमें एक राजूभाई साहू करके आदमी आया था। उन्होंने बताया कि उसकी 8 साल की लड़की रीनू कुमारी, जो कि उसके घर से रात से गायब है, तो उस संदर्भ में हमने 30 तारीख को ही एक किडनैपिंग का कंप्लेन उनसे लेके केस रजिस्टर किया था, जो कि 3 दिन बाद हमें कच्चीगांव से एक बॉडी बरामद हुई है, जो कि उसी 8 साल की लड़की जो गुम हुई थी उसी की बॉडी मिली है, जो कि एकदम डिकम्पोज हालत में थी। उसको हमने पोस्टमार्टम के लिए मरोड़ हॉस्पिटल में भेजा है। उसके बाद ही पता चलेगा कि उसका मर्डर कैसे हुआ है या उसके साथ कुछ और हुआ है। उसकी जानकारी हमें पोस्टमार्टम होने के बाद मिलेगी। सर, उसकी बॉडी पे कोई घाव है, कोई चाकू किसी का उसको? अभी तक देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी डिकम्पोज हो गई है। इसके लिए हम नहीं बोल सकते। सर, कच्चीगांव कौन से एरिया से बॉडी बरामद की गई है? कच्चीगांव डूंगरी फरिया से अंदर साइड में रितेश भाई की चाल के पीछे के एरिया से ये मिली है। सर, आरोपी के बारे में कुछ नहीं, अभी आगे की हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा। दमन की सरकारी सर्वोत्तम उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए समय परिवर्तन से छात्र काफी परेशान है। बता दें कि इस स्कूल का समय पूर्व में सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक का हुआ करता था। दमन की सरकारी सर्वोत्तम उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए समय परिवर्तन से छात्र काफी परेशान है। बता दें कि इस स्कूल का समय पूर्व में सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक का हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश अब इस स्कूल के समय में परिवर्तन करते हुए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का तय किया गया है, जहां इस नए समय से स्कूल के तमाम छात्र संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इस स्कूल में दूर दूर से आने वाले छात्रों को इस समय परिवर्तन से आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन छात्रों को अन्य कई परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार के दिन सभी छात्र स्कूल के बाहर इस समय परिवर्तन को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। लिहाजा इन सभी छात्रों ने स्कूल के प्राचार्यों को आवेदन देकर पुराना समय ही उपलब्ध करवाने की मांग की है, जिस पर विचार करते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे। અમારે આ ટાઈમ નહીં ગમે સ્કૂલનો. અમારે 7:30 થી 12:30 જ જોઈએ ટાઈમ. આમાં અમને બહુ પ્રોબ્લેમ થાય. હમણે કેટલાનો ટાઈમિંગ છે? અમને 8 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી. બધી સ્કૂલોમાં આ ટાઈમિંગ છે કે તમારી જે સ્કૂલમાં? 2 સ્કૂલનો છે કદાચ, આમ ખબર નહીં, પણ 2-3 સ્કૂલનો થયો છે એમ જાણ મળી મને. આ ટાઈમિંગના કારણે તમને શું પ્રોબ્લેમ છે? મને બહુ દૂરથી આવવા પડે ને બસનો ટાઈમ બી એમ ગમે તેમ ટાઈમ આવે નહીં ટાઈમ પર, ને ચાલવાની બી તકલીફ થાય, એટલે પછી અને વાંચવાની બી પ્રોબ્લેમ થાય. મેનેજમેન્ટને વાત કરી કે આ સ્કૂલ મેનેજમેન્ટને? હા, કરી પ્રિન્સિપલને વાત કરી, પણ એને કાંઈ કીધું નહીં. પ્રિન્સિપલે શું કીધું? લેટર લખો એમ કીધેલું, પણ લેટર તો લખી આપેલો અમે, સહી બી બધાની કરી.
આજે જ અમે અત્યારે પ્રિન્સિપલ મહિલા છે તમે શું આશ્વાસન આપ્યું? આજે તો નહીં મળ્યા. दाना प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अंतर्गत 4 दिवसीय आयोजित आपदा प्रबंधन अभ्यास का शुक्रवार को समापन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। दमन स्थित समाहर्तालय में गुरुवार को सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस बैठक में कलेक्टर जेपी अग्रवाल के अलावा डेप्यूटी कलेक्टर केएस बोरिया, मामलतदार धर्मेश दमनिया, सहायक शिक्षा निदेशक चिमन पटेल, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर केवाई सुल्तान, परियारी सरपंच चंचलबेन हड़पति, जिला पंचायत सदस्य रंजनबेन हड़पति, तरुणाबेन पटेल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। बता दें कि प्रधानमंत्री की सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत दमन के परियारी गांव को सांसद लालू पटेल द्वारा गोद लिया गया है, जिसके चलते परियारी गांव में अनेक विकासीय कार्यों के साथ साथ जनहित के कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों को उनके कार्य सौंपे गए हैं, जहां इन सभी कार्यों में से अब भी कुछ कार्यों पर कार्य जारी है, जिससे जल्द ही पूर्ण करवाने के उद्देश्य से इस बैठक के जरिए तमाम कार्यों पर समीक्षा की गई। लिहाजा परियारी गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उसे आदर्श ग्राम बनाए जाने के प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास जारी है। इसी मुद्दे पर मौजूदा अधिकारियों को विस्तार पूर्वक जानकारियां दी गई। ये हमारी रिव्यू मीटिंग थी और जो सांसद आदर्श ग्राम में जो हमारे माननीय सांसद साहब हैं उन्होंने जो जो काम बताए हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंटों के द्वारा कराया जाता है, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, हेल्थ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो उनके जो भी कार्य हैं उनके एक एक कार्य का हर डिपार्टमेंट से रिव्यू किया गया, क्या स्थिति है, कौन सा कंप्लीट हुआ, कौन सा नहीं हुआ, किस में क्या कठिनाई है, और अगर किसी डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत है तो उसको मतलब उसका हल निकाला गया। दमन स्थित समाहर्तालय में गुरुवार को सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दाना प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अंतर्गत 4 दिवसीय आयोजित आपदा प्रबंधन अभ्यास का शुक्रवार को समापन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस दौरान 6 बटालियन एनडीआरएफ गांधीनगर एवं प्रदेश के एनडीआरएफ जवानों द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट, आगजनी जैसे विभिन्न विषयों पर मॉक ड्रिल करते हुए प्रायोगिक ज्ञान दिया गया। साथ ही इस मॉक ड्रिल के माध्यम से सभी को रेडियो एक्टिव पदार्थों से बचने के उपाय भी बताए गए। ऐसे में प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होने पर प्रदेश के जवानों के लिए यह मॉक ड्रिल काफी फायदेमंद साबित हो पाएगा। जहां आयोजित इस मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग का भी भरपूर सहयोग रहा। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन अभ्यास के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही 4 दिवसीय यह कार्यक्रम रखा गया था। एनडीआरएफ की 6 बटालियन ने एक मॉक ड्रिल यहाँ पर किया था। दादर नगर हवेली प्रशासन की तरफ से इनको इनवाइट किया गया था कि यहाँ पर हमारे लोग जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं एनडीआरएफ की, वो लोग और प्लस दादर नगर हवेली पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, ये भी इन चीज़ों से परिचित हो सके। कोई भी आपदा आने पे या कोई भी प्रॉब्लम डिसास्टर होने पे हम किस तरह। तो आज का जो ये मॉक सेशन था ये काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग इसलिए था कि इसमें पहले इन्होंने ये दिखाया था कि एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद जो रेडियो आइसोटोप फैलने शुरू हो जाते हैं। चूँकि ये इंडस्ट्रियल टाउन है सिलवासा टाउन, यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कभी ऐसा कोई डिसास्टर होने का चांस हो तो इसलिए प्रिकॉशनली उससे कैसे निपटा जाए। तो आज का मॉक सेशन आपने देखा कि ये इसमें इन्होंने हमें ये बताया कि रेडियो आइसोटोप से हमें किस तरह निपटना चाहिए। नॉर्मली ये कई बार आम लोगों को पता नहीं होता या बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल रहा, स्पेशली पुलिस पर्सन्स के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए और हम सारे ऑफिसर्स और प्रशासन के लिए। इससे हमें ये इसके खतरे का अंदाज़ा हुआ कि अगर कभी रेडियो आइसोटोप्स के लीकेज होता है तो हम इसके डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करें, उसको ज़्यादा फैलने से रोकें और इन चीज़ों को हम इस तरह से काबू करें। तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ एनडीआरएफ की इस टीम का, उनके असिस्टेंट कमांडेंट धर्मवीर सिंह जी का, पूरी इस टीम का कि उन्होंने अपना टाइम देके हम सबको ये चीज़ें सिखाई बताई। एक जो हमने मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे जो ड्रिल की है, इसके अंदर हमने इस तरह का एक सीन क्रिएट किया है कि जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ हो और एक जगह पे उन्होंने RDD मतलब रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जर डिवाइस का यूज़ किया है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल को वहाँ पर
ब्लास्ट करके फैला दिया गया है। तो जिस एरिया के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, कई जगह हुए हैं, वहाँ पर हमारी फायर ब्रिगेड भी पहुँची है, पुलिस विभाग भी पहुँचा है, हमारी यहाँ की दादरा नगर हवेली की डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम है वो भी पहुँची है, सब पहुँचे हैं। साथ साथ में NDRF को भी बुलाया गया है। हमने सबसे पहले जो हमें साफ दिखाई दे रहे थे कि विक्टिम्स हैं, उनको सबसे पहले सेफ जगह पहुंचाया है, जिसके अंदर फायर ब्रिगेड का, हॉस्पिटल स्टाफ का, यहाँ की डिज़ास्टर रिस्पांस टीम का, सबका सहयोग रहा है। और जब मालूम चला कि एक जगह ये रेडियोलॉजिकल मटेरियल का भी डिस्पर्सल हुआ है, तो फिर हमने हमारी CBRN टीम को बुलाया और उस टीम ने पूरे स्टेप्स फॉलो करते हुए सबसे पहले उस एरिया को सिक्योर किया। उस जो रेडियोएक्टिव मटेरियल था उसको हमने डिटेक्ट किया, उसको सील करके उसको हमने डिस्पोज ऑफ किया और उसके बाद में जो भी वहाँ पे इफेक्टेड आदमी थे उन सभी को हमने सेफ जगह पर पूरी ड्रिल फॉलो करते हुए पहुँचाया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एरिया जहाँ पर रेडियोएक्टिव मटेरियल डिस्पोज ऑफ हुआ था उस एरिया को फिर हमने डिकंटेमिनेट भी किया है, क्योंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल एक ऐसा चीज़ है उसको हम इतना जल्दी ख़त्म भी नहीं होता है। कई बार 50 साल लग जाते हैं, कई बार उनको 50,000 साल लग जाते हैं, बहुत ही लंबा ड्यूरेशन होता है। तो अगर थोड़ा सा भी मटेरियल अगर वहाँ पर रह जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। जो हमारे सिविलियंस जो वहाँ पे बैठते हैं गार्डन में, उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए उस एरिया को पूरे को डिकंटेमिनेट किया गया है। इसके अलावा जितनी हमारी टीम थी उसको भी फिर हमने लास्ट में डिकंटेमिनेट किया है और जो वेस्ट मटेरियल था जिसके द्वारा डिकंटेमिनेट किया गया है उस सारे मटेरियल को इकट्ठा करके हमने डिस्पोज ऑफ किया एकदम सेफ जगह पे, ताकि वो किसी को इफेक्ट नहीं कर सके। तो ये जो ड्रिल थी बहुत ही इफेक्टिव रही है। हमारा आपस में एक कोलिब्रेशन देखने को मिला कि किस तरह से हम जरूरत पड़ेगी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। डिज़ास्टर रिस्पांस टीम हो, चाहे फायर ब्रिगेड टीम हो, सिविल प्रशासन हो, NDRF हो, पुलिस हो, या जो यहाँ के अपने जो सिविलियंस भाई हैं वो हो। नमस्कार, मैं स्नेहा UT इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। UT इंडिया जिसमें हम आपको भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से अवगत करवाएंगे। आज बात करते हैं चेन्नई में आई हुई बाढ़ के बारे में। 8 और 9 नवंबर 2015 चेन्नई में आई हुई बाढ़ ने वहां के स्थानीयों को हिला दिया है। बता दें कि इस बाढ़ में चेन्नई के कई शहरों में जोरों शोरों से बारिश काफी दिनों से जारी है। इस हादसे में करीबन 300 लोगों की मौत हुई और काफी नुकसान भी हुआ। कहा जा रहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण चेन्नई शहर डूब गया। फिलहाल लोगों के लिए समाधान भेजा गया और उनकी सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त भी किया गया। आज के UT इंडिया के लिए इतना ही। नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिलहाल UT न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए रेशमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।